अ, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से इस वेबिनार और काइंड ऑफ टॉक में। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मंतोष कुमार, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएसए से। और डॉक्टर मंतोष अभी काम कर रहे हैं न्यूरोबायोलॉजी फील्ड में, और इन्होंने अपनी पीएचडी की हुई है केरला त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है आरजीसीबी, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, आई थिंक राजीव गांधी सेंटर फॉर राजीव बायोटेक्नोलॉजी। गांधी सेंटर। वहाँ पे आपने पीएचडी की है, और आपका टॉपिक जो था वो था कैल्शियम सिग्नलिंग का रोल इन न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज में। और उसके बाद आपने अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद तुरंत पोस्ट डॉक रिसर्चर ज्वाइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि यूएस का काइंड ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। तो हम लोग आज डॉक्टर मंतोष से बात करने जा रहे हैं वो कैसे एक छोटे से स्टेट बिहार से यूएसए तक पहुंचे, और उनकी जर्नी, उनका जो ये साइंटिफिक यात्रा थी वो कितनी डिफिकल्ट थी, और वो हमें क्या बता सकते हैं। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए हमें आइडियाज़, और उनके लिए क्या उन्होंने किया जो उन्हें जो इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में रहने के लिए। डॉक्टर मंतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गट बायोम पेज में। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसे पहुँचे। आपने अपने बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे दीजिए हमें कि आपने पीएचडी जब कर रहे थे उसके बाद आपने कैसे सोचा कि आपको पोस्ट डॉक जाना है, और आपने क्या किया उसके लिए। हाँ, सबसे पहले तो धीरेन्द्र, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे ख्याल से ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और खासकर वैसे लोगों के लिए जिनके पास जो आउटरीच के लिए रिसर्चर्स, स्पेशलिस्ट और ये सब बहुत कम मिल पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा इंटरेस्ट न्यूरो साइंस में पहले से था। ऐसे मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री से है, लेकिन हम जब एमटेक कर रहे थे कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोच्चि केरला से, तो सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट के टाइम से मेरा इंटरेस्ट न्यूरो साइंस पे आ रहा था। और इससे इसी को परस्यू करना था हमको, ये हमको लग गया कि इसी को परस्यू करना है। तो फिर अब उसके आगे नेक्स्ट क्या होना चाहिए उस समय यही है कि अगर आपको इसमें आगे परस्यू करना है यानी रिसर्च करना है, तो आपको एज ए पीएचडी रिसर्चर ज्वाइन करना होगा कहीं। तो हमने सर्च किया जहाँ भी पोटेंशियल लैब्स हो, जहाँ जहाँ अप्लाई करें, कहाँ कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, उसके आधार पे वहीं नियर बाय सिटी था त्रिवेंद्रम, वहाँ एक प्रीमियर डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। वहाँ हमने लैब ज्वाइन की, मोलिकुलर न्यूरोबायोलॉजी लैब। तो फिर वहाँ मेरा रहे थे कैल्शियम सिग्नलिंग के रोल पे। और कैल्शियम सिग्नलिंग का रोल न्यूरोनल डिसऑर्डर्स पे क्या क्या कैसे कैसे है। तो उसके उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण न्यूरॉन्स का डेथ, मतलब न्यूरॉन मर जाते हैं। ब्रेन्स में अगर न्यूरॉन मर गया, और हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि न्यूरॉन्स रीजनरेट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक बार न्यूरॉन मर जाता है उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो पीएचडी के टाइम में हम उस एस्पेक्ट पे रिसर्च कर रहे थे। मेरा टॉपिक था, आई मीन थीसिस का, टारगेटिंग कैल्शियम सिग्नलिंग फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। तो क्या मैंने किस तरीके से न्यूरॉन्स के डेथ को प्रोटेक्ट कर पाए, यानी न्यूरो प्रोटेक्शन। उसके बाद थीसिस सबमिट करने के बाद इसी फील्ड में हमको आगे जाना था। तो इसलिए फिर से सिलसिला चालू हो गया, कौन सा प्रोस्पेक्टिव लैब्स हो जहाँ पर अप्लाई करें जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत कंड्यूसिव हो, तो जहाँ हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, मतलब अच्छा रहे, जिस हमारा इंटरेस्ट भी सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो बहुत सारी जगह अप्लाई किए और बहुत सारी जगह से रिस्पांस भी आया, और बेस्ड ऑन द रिप्लाई एंड हमारा इंटरेस्ट हमने एनआईएच चुना, और फिर यहाँ आके ज्वाइन किया लैब। तो यही है
जर्नी तो मतलब एज ए पीएचडी रिसर्चर सभी बोलेंगे डिफिकल्टी है। कोई ऐसा पीएचडी रिसर्चर नहीं है जो बोलेंगे कि हमारा जर्नी बहुत ही स्मूथ था, बट मेरे लिए बहुत सारा पर्सनल एस्पेक्ट्स भी था जिसके कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो अप्स डाउन्स होता है सभी के साथ, लेकिन अगर जो भी लोग जो जो इस चैनल को देखने वाले हैं उनको यही बोलना चाहेंगे कि अप्स डाउन्स तो होते रहेगा लाइफ में, लेकिन तुम मतलब आप अगर हमारा फोकस किसी चीज पे है, उस पे अगर कंटिन्यू करें तो वो जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। तो यही है मेरा पीएचडी और अभी तक के रिसर्च का जर्नी यही है। हाँ, आप सही बोल रहे थे कि लेकिन जब आपने जब एमटेक खत्म किया अपना, अब जब मास्टर्स कर रहे थे तो उसके बाद आपको एग्जाम देने पड़े होंगे, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर आपको आरजीसीबी में मिला था। तो आपने कौन से एग्जाम थे जो क्वालिफाई किए फिर आपको पीएचडी मिला? हाँ, तो जैसे हम तो यही बोलना चाहेंगे जो भी हमारे जूनियर्स और जो भी बच्चे हैं अभी, उनको बोलेंगे कि आप जितना भी पॉसिबल हो, जितना से जितना एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सके वो दीजिए। हमने मतलब जितना भी था सभी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, सीएसआईआर, गेट, स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब बहुत सारा सब कुछ का एग्जाम दिए। बहुत सारे में सिलेक्शन भी हुआ, कुछ में नहीं भी हुआ, टीएफआर दिए, आईएससी दिए, मतलब आईसीएमआर दिए, मतलब जितना देना था सब दिए। कुछ में हुआ, कुछ में नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर यू कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन, हम्म। अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कम से कम एक सिक्योर स्टेज में आ जाएंगे, अगर आपके पास कोई फेलोशिप आ गया या कोई एग्जाम हम्म। क्वालिफाई कर गया, उसके बाद आपको ऐड भी होगा आपके लेटर पार्ट ऑफ योर कैरियर, ये ऐड भी होगा आपके सीवी में, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो पहला आपको पीएचडी पाने के लिए या तो इंडिया में, अब सभी को पता होता है कि आपको शायद सीएसआईआर या जेआरएफ के लिए करना होता है। अब्रॉड में वो जरूरत नहीं है, जब आप अब्रॉड आते हैं पीएचडी करने के लिए तो आपको शायद क्या ये एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते, इम्पोर्टेंट भी नहीं होते क्योंकि ये लोकल एग्ज़ाम इंडियन एग्ज़ाम्स हैं। तो आपने फिर पीएचडी की, आपको पीएचडी में कितना टाइम लगा लगभग आरजीसीबी में? पीएचडी में लगभग 6 साल लग गया, पीएचडी में लगभग 6 साल मतलब लगे। 6 साल। हाँ, तो पीएचडी डिफेंस में, होते होते सारा 6 साल के आसपास से ज्यादा हो गया। हाँ, तो मतलब इंडिया में एक टाइम वो फैक्टर भी है कि आपको एक टाइम फैक्टर माइंड में रखना चाहिए, जो कि अब्रॉड में उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अब्रॉड में आप कुछ कुछ कंट्रीज़ के रूल ऐसे भी हैं कि आप पेपर नहीं पब्लिश होता है फिर भी आपको पीएचडी का डिग्री मिल जाता है। और इंडिया में शायद ऐसे रूल्स नहीं हैं, मुझे नहीं। ऐसा फ्रीडम नहीं है, इंडिया में नहीं है। हाँ, तो इंडिया और में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो कहें, लेकिन नहीं है ऐसा। इंडिया में काफ़ी टाइम लगता है पीएचडी करने में, और फिर लैब पे भी डिपेंड करता है कि आप किस लैब से हैं, बट यूजुअली टाइम लग हम्म। जाता है। अच्छा, पीएचडी कर रहे हैं आप वहाँ से तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सिलेक्ट होते हैं। फिर जब आपने पोस्ट डॉक अप्लाई किया, और आपको क्या पोस्ट डॉक आपने एक ही जगह अप्लाई किया या आपने कई जगह अप्लाई नहीं, किया? और अप्लाई जब आप कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या था कि आप सीवी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, और कैसे आप क्या मोटिवेशन लेकर थे, और क्या सीवी में आपको लगा कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मेंशन करने चाहिए? बिल्कुल। तो जैसे अगर फ्रेश पीएचडी पास आउट हैं, हम तो कहेंगे कि जो अपना थीसिस जिस समय सबमिट कर दिए उसी टाइम से प्रोस्पेक्टिव लैब्स को अप्रोच करना चालू कर देना चाहिए। तो मेरा था, हम एक ही लैब अप्लाई नहीं करें, हम कम से कम लगभग 25 से 30 लैब अप्लाई किए होंगे, और उनमें से किसी की लगभग 10 लोग तो रिप्लाई भी नहीं किए, 15 लोगों का रिप्लाई आया मान लो। तो उन 15 लोगों में से कुछ लोग, लगभग 5 या 6 लैब से थोड़ा पॉजिटिव ये लगा कि इसमें हो सकता है, और उन 5-6 में थे 3 या 4 पक्का बोले कि आई एम विलिंग टू इंक्लूड यू एज पार्ट ऑफ माय लैब। तो हम्म। ऐसा है कि मोर मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है सोचना कि हम केवल 1 या 2 लैब अप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा अगर कोई ऐसा करते हैं पीएचडी हम्म। थीसिस सबमिट करने के बाद। और दूसरी चीज है, क्या क्या चीज सीवी में ऐड करना चाहिए। हम्म। तो आपको अभी तक जितना भी रिकॉग्निशन मिला हो, स्पेशली साइंटिफिक एरिया में, जैसे तुम हम्म। अगर आपको ट्रेवल अवार्ड मिला हो, या हम्म। कोई पोस्टर अवार्ड मिला हो, या ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला हो, या कोई भी ऐसा अवार्ड जिसमें साइंस इन्वॉल्व है, अगर उसमें आप ऐड कर पाए सीवी में, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग अटेंड किए हो, नेशनल या इंटरनेशनल,
तो वो भी ऐड करना जरूरी होता है। इससे आदमी जो प्रोस्पेक्टिव लैब हेड है जो आपको एम्प्लॉय करेगा, वो आपके इस एक्सपर्टीज को एक हम्म, नजर से देखेगा तो आइडिया लगा पाएगा। सही बोल रहे हैं आप। मुझे भी ये लगता है कि आपका जो पॉजिटिव चीजें हैं जो उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, उसकी पॉजिटिव चीजें आप उसको कैसे सो, आई शुड नॉट यूज दिस टर्म सो ऑफ, बट इन इन सम वे यू हैव टू सो ऑफ, मतलब आपको दिखाना चाहिए कि हाँ आपने ये काम किया है। और इसलिए पीआई को लगता है जिस पोटेंशियल लैब में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे जो आपका सुपरवाइजर है या लैब के लोग जो आपको स्क्रीन करेंगे, जो आपको आपको लेना चाह रहे हैं कमेटी में है, उनको लगता है कि हाँ जो बंदा आएगा उसके पास पहले से नॉलेज है हमारी फील्ड में कुछ काम करने का, बिल्कुल थोड़ा सा इनपुट मिलेगा तो वो काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली होके भी। तो मुझे लगता है पोस्ट डॉक लेवल पे ये इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। पीएचडी लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सपर्टाइज आपके पास है तो उसको बहुत सही पॉइंट बोल रहे हैं आपकी, उसको आपको सीवी में लिखना चाहिए और बताना हम्म, चाहिए कि हम पेपर हैं या पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं आपको लिखना चाहिए। और सीवी, मुझे ये भी लगता है आप शायद एग्री करते होंगे मुझसे कि सीवी को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहिए आपको। बिल्कुल। सीवी 2 या 3 पेज में करके, क्योंकि पीएचडी हाँ, आप निपटा देना चाहिए। पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं तो 2 पेज के लिए मुझे लगता है 2 या 3 पेज के लिए इनफ है। पोस्ट डॉक पीएचडी के का लिए 2 पेज सफिशिएंट है। पोस्ट डॉक के लिए 3 पेज तक भी जा सकते हैं। और नहीं चाहिए, अगर आपका मतलब लिस्ट ऑफ रिकॉग्निशन है वो बिल्कुल ऐड होना चाहिए। 3 पेज से ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है उसमें आदमी, मतलब आई डोंट थिंक वो जो लैब हेड है वो मोर देन 3 पेज सीवी प्रेफर करते हैं। हाँ, और मुझे तो ये भी बट लगता है एटलीस्ट कि आप सही बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये लगता है सीवी को शॉर्ट रखिए और सीवी को एक्सप्रेसिव रखिए कि वो आपका यस। जो आपने किया वो उसको एक्सप्रेस करता रहे। और हमेशा एक चीज़ और हम मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ बहुत सीवीज में उसमें मिस्टेक्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी इंग्लिश मिस्टेक्स को आप भी शायद एग्री यस। करते होंगे यस। कि इंग्लिश यस। मिस्टेक्स को बहुत कायदे से आपको अच्छे से देख लेना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जो एक होता है मेडिटेशन देता है लोगों को, हम्म, जैसे आप जनरली आपको एसएमएस भी टाइप करते हैं, उसमें थोड़ा टाइप को मार दिए हम्म, तो लगेगा वो क्या बंदा अटेंटिव नहीं है। हम्म, तो जो लैब हेड है वो भी मतलब देखता है तुम्हारा सीवी में अगर मिस्टेक है मतलब अटेंटिव नहीं हो। तो इसलिए कम से कम सीवी तो जहां तक हो सके टाइपिंग मिस्टेक एरर से मतलब हटा होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। और जहां तक फॉर्मेटिंग का है, वो फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग उतना मायने नहीं रखता, बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। आपका एजुकेशन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो जो एक्सपीरियंस है एज ए जीआरएफ अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कहीं, एज ए मतलब कोर्स वर्क या स्कूल ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, वो मेंशन करना है क्योंकि ये वो आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है। हम्म, फिर आप अगर अवार्ड्स ये सब आ रहे हैं वो भी इंक्लूड करिए। हम्म, तो मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो डालना ही डालना है। आपका जैसे कोई नेशनल एग्जाम में रैंक आया है वो भी डालिए। हाँ, ये पॉजिटिव, बिगिनिंग सही बोल स्टेज। रहे हैं, यस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें डालना चाहिए, सीवी को शॉर्ट हम्म, रखना चाहिए या अपने टाइपोज को देख लेना चाहिए। और हम्म, आप और सीवी को सब फोकस्ड भी रखना चाहिए कि आप मतलब जिस लैब में अप्लाई कर रहे हैं उसको उस यस। लैब वाले को वो लगे कि बिल्कुल बिल्कुल जरूरी आप उस बात, फील्ड में थोड़ा ये सा बिल्कुल नॉलेज जरूरी रखते हैं। बात धीरेन्द्र। यस। हाँ, और फिर फिर सीवी के बाद हम लोग आते हैं मोटिवेशन लेटर पे। मोटिवेशन लेटर में मुझे लगता है कि आप इंडिया में अप्लाई, एक सर का कल्चर चलता है, आप सर डियर सर करके लिखते हैं, लेकिन अब्रॉड में ये कल्चर नहीं है। तो मुझे सबसे, ठीक। हाँ, तो अब्रॉड में तो आप भी एग्री करते हैं कि इससे कि सर और ये किसी को मतलब ना, आप सीधे डियर प्रोफेसर और नाम लिख के आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। और मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर आपका भी एक्सपीरियंस मोटिवेशन लेटर के लिए क्या है, बताएंगे आप? हाँ, मतलब ये है कि जो प्रोस्पेक्टिव लैब पोटेंशियल लैब हेड है जहां हम अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू हो जाना चाहिए मोटिवेशन लेटर पढ़ के कि इस कैंडिडेट का पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है, उसका फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। तो एक ब्रीफ में एक ओवरव्यू दे देना चाहिए हाँ, कि हाँ, हमारा ये काम करे हैं। नेक्स्ट में या तो अगर हम स्विच करना चाह रहे हैं वो भी जस्टिफाई करें, अगर हम उस एरिया से स्विच करके दूसरे एरिया में चाह रहे हैं, लेक्शनल स्टडी, ये दूसरा मतलब हाँ, मल्टी हाँ, कोलैबोरेटिव स्टडी इस टाइप का कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी जस्टिफाई करेंगे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें है और आई वांट टू, ये हम चाहते हैं कि इस एरिया में ज्यादा कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशन हो सकता है इसलिए जाना चाहते हैं, तो वो भी जस्टिफाई करें। अगर उसी एरिया में आप जा रहे हैं तो आप उस एक सीरीज में जा रहे हैं कि इस अभी तक ये कर रहे थे, आई जस्ट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड एंड आई थिंक ऐसा हमको लगता है कि आपका जो लैब है वो उसमें मेरा बहुत ज्यादा ये यूटिलाइजेशन हो सकता है जहां भी मेरा एक्सपीरियंस।
अभी तक का। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं भी एग्री करता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि आप जब एप्लीकेशन करने जा रहे हों, आपने लैब को सिलेक्ट किया है, तो आप थोड़ा सा लैब के बारे में पढ़ लें। कम से कम एक दो बेसिक पेपर्स जो हैं वो आप लैब के बारे में पढ़ लें, जिससे आपको मोटिवेशन लेटर लिखने में भी ईजी होगा। क्योंकि आप मोटिवेशन लेटर मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर में आपका पहले आप अपने को डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या हैं, आपने क्या क्या किया है। फर्स्ट सेकंड सेक्शन में अपने पीआई को एड्रेस करके, फिर जब आप लास्ट इंड में जाते हैं तो आपको आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है कि आप क्यों लैब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे आप लिखते हैं सब, आप लैब क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपने पढ़ा हुआ होता है लैब के बारे में, तो आप उसको सही से डिस्क्राइब कर पाते हो। और आप अपने काम को जो आपने पास्ट में किया है और जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हो, उसको सही से रिलेट करा पाते हो आप। और उससे बिल्कुल सही। implication ये भी जाता है, जिसको आप अप्लाई कर रहे हो उसको, कि आपने जो है, आपको नॉलेज है उस लैब के बारे में, बंदा क्या काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे नई लैब है, तो वहाँ पे बहुत से पीआईज को एप्लीकेशन आते हैं। और बहुत से एप्लीकेशन मैंने खुद ही देखे हैं जिसमें नाम ही गलत लिखा होता है। डियर प्रोफेसर नाम आप दूसरे को एड्रेस कर दे रहे हैं। आई मीन, डोंट डू द कॉपी पेस्ट ऑन ऑल दिस मोटिवेशन। ये बहुत बहुत ध्यान देने की बात है जो तुम बोल रहे हो। ये बहुत ध्यान देने की बात है, जिसमें ये होता है एवरी मोटिवेशन लेटर शुड बी, मतलब होना चाहिए एक पार्टिकुलर लैब के लिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब हर एक लैब के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। एक ही मोटिवेशन लेटर को अटैच करके मेल में सभी को फॉरवर्ड नहीं कर देना चाहिए। ये बहुत हाँ। जरूरी है। ये इरिटेशन का बहुत बड़ा कारण है। और एक बार इरिटेशन हो गया कैंडिडेट के अगेंस्ट, देन आपका चांस हो सकता है वो आपका मेल ना खोल पाए, मतलब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ना ले पाए। इवन आपको क्वालिफिकेशन है बहुत सारा, लेकिन हम्म, फिर भी वो इरिटेट हो गया। उसके हम्म, पास तो 100 एप्लीकेशन है, वो आपको क्यों, मतलब उसको जिससे इरिटेशन हो गया वो क्यों सेलेक्ट करेगा। तो ये आपको उसको मतलब you have to make him look at your application, yeah, then how sure. you will yeah. So I mean, it should be kind of attractive, right? If you're reading something, you feel like, because these are the things which are going to impress, which are going to give a positive or negative feedback for you. Yes, ये सही आपको बात। आपके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक केवल वर्ड से आ रहा है जो आप लिख रहे हो। तो उसमें इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपको कि आपको लगे कि हाँ, सही बोल रहे हैं। चलिए हम इस टॉपिक से चलते हैं, कैरियर से थोड़ा रिसर्च की तरफ चलते हैं। तो आप एनआईएच में आपने ज्वाइन किया, तो आपने कब ज्वाइन किया था एनआईएच में? अगस्त 2020 में ज्वाइन करा। अगस्त 2020 में, तो आपको लगभग 6-7 महीने हो गए वहाँ पे, तो आपको एक पता लग गया होगा कि कैसा चल रहा है वहाँ पे। तो हम्म, एनआईएच के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि बहुत अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम्म, बहुत सी ब्रांचेस हैं उसमें, और इट्स लाइक काइंड ऑफ बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन द यूएस। चाहे वो फंडिंग बॉडीज हम्म, में बोल लो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में बोल लो। और आपका डॉक्टर फाउची जो बहुत फेमस हो रहे हैं अभी कोरोना के बारे में, वो भी वहीं पे हेड है वहाँ के। हम्म, तो आई मीन, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत रिपूटेड लोग और बहुत अच्छे लोग रहते हैं, और टॉप इंस्टीट्यूट है यूएस का। तो आपको कैसा फील हो रहा है वहाँ पे काम करके? आपको एक प्राउड फीलिंग आता है? आपको लगता है कि आपने जो हार्ड वर्क किया यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सही रहा? और क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एनआईएच में रिसर्च का? बिल्कुल सही बात है ये। हम अपने भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में बताएंगे कि जैसे हम लोगों का वहाँ सीएसआर है, जैसे मतलब सेंट्रल एजेंसी है जो मतलब कैटर करती है। मतलब सीएसआर का बहुत सारा लाभ है, दिल्ली में बहुत सारा लाभ है, लखनऊ में बहुत सारा लाभ है, तिरुवनंतपुरम में एक दो लाभ है। वैसे ही ऑल ओवर इंडिया में उसका लैब्स जिसका सेंट्रल फंडिंग होता है। तो वैसे ही जैसे हम लोगों का भारत में सीएसआईआर है या डीबीटी है, आईसीएमआर है, वैसे ही यहाँ के सेटअप वो उसमें बहुत सारे फील्ड्स, मेनली बायोलॉजी में रिसर्च होता है यहाँ। सीएसआर तो अदर साइंसेस में भी रिसर्च फंडिंग करते हैं। यहाँ ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन हेल्थ, वो हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे ये रिसर्च भी, मतलब सेंटर भी है और फंडिंग भी करते हैं। तो नॉट ओनली इन यूएस, इन लोगों का फंडिंग दूसरे कंट्रीज में भी जाता है। तो इस मामले में ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है, बहुत बड़ा मतलब हमको हमको लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंडिंग एजेंसी है in the field of health। और बिल्कुल अच्छा अच्छा लगता है। और हार्ड वर्क तो जो है वो तो है। और आगे
अगर हार्ड वर्क करते रहे आदमी तो वो आगे ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही बोलेंगे। एनआईएच में कैसा लगता है आपको? कैसा साइंटिफिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे? साइंटिफिक एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। और जैसे हम लोग एक उदाहरण के रूप में ये बताएंगे कि जैसे किसी किन्हीं लोगों का पेपर पब्लिश होने वाला होता है, तो वो एक कॉमन सर्वर पे अपलोड कर देते हैं और वो बोलते हैं कि इफ एनीवन थिंक दैट ही और शी शुड बी पार्ट ऑफ दिस पेपर देन प्लीज लेट मी नो। तो हाँ, जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है वो एक कॉमन सर्वर पे अपलोड कर देता है अनपब्लिश्ड पेपर, और वो बोलता है सभी से कि अगर आपको लगता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करे हुए हैं सिग्निफिकेंटली, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हैव अ डिस्कशन और वी वेरी कैन नाइस। टॉक तो अबाउट। मतलब ओपन है तो सिस्टम। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी अच्छा है। हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग तो या सो तो फंडिंग ऑफ कोर्स इज रिलेटिवली बेटर हियर, और साइंटिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से you will feel like I mean still you are working under a PI, but still you have little bit of freedom as if you compare with our labs in India. So तो in that aspect, ये बहुत लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू अबाउट द मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है अभी वहाँ पे? तो हमारा यहाँ मेनली काम है एक टाइप का न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, वैसी बीमारी जिसमें कि प्रोग्रेसिवली मतलब निरंतर धीरे 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 न्यूरॉन्स का मतलब ब्रेन में जो सेल्स न्यूरॉन्स है उनका डेथ हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो उनसे रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी अफेक्टेड होगा। तो वैसे ही एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज उसको बोलते हैं, वैसे एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है पार्किंसंस डिजीज, जिसमें कि ये ओल्ड एज मेनली उसमें होता है। तो जिसमें मोटर डिसऑर्डर्स होता है, मतलब जिस लोगों को पार्किंसन डिजीज है उनमें मोटर डिफिसिट्स होता है, मतलब मोटर का मतलब ये चलने। मूवमेंट का मतलब है कि हाँ मूवमेंट सही से नहीं हो हाँ पाए। हाँ, मतलब अब जैसे जो जो आदमी 1 मिनट में मान लो 100 मीटर चल पा रहा था, वो अब 1 मिनट में 20 मीटर चलेगा। तो उसका स्टेप लेंथ घट जाएगा, उसका गेट ऐसे हो जाता है, ड्रूपिंग गेट, मतलब ऐसे करके वॉकिंग करेगा। अगर उसको अचानक बोल दे घूम जाओ, तो उसको घूमते 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 छोटा छोटा स्टेप में घूमेगा। हाँ, नॉर्मल जो है वो आराम से घूम जाए। लेकिन जो पार्किंसन डिजीज से अफेक्टेड पर्सन है उसको बोलेंगे कि चलते चलते बोलेंगे या फिर ये लेफ्ट साइड घूम जाओ, तो लेफ्ट साइड घूमने में ऐसे 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 करके थोड़े थोड़े स्टेप में हाँ, घूमेगा। अच्छा अच्छा। वो एक्सियल रोटेशन बोलते हैं, वो थोड़ा अफेक्टेड होता है। तो हमारा ये जो एनआईएस में जो काम है वो मेनली उस पे है, और उसमें भी मेनली यहाँ जो हम बोले कि न्यूरॉन का डेथ होता है, तो पार्किंसन डिजीज में एक एरिया है सब्सटेंस निग्रा पार्ट्स कम्पैक्टा, ब्रेन वहाँ का के जो ब्रेन का एक हाँ एरिया ब्रेन का एक है। एरिया है सब्सटेंस निग्रा पार्ट्स कम्पैक्टा, उसमें पर्टिकुलर न्यूरॉन्स होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, उसका डेथ हो जाता है। तो अच्छा। उसका डेथ हो जाता है, और उससे रिलेटेड कैसे कहाँ कहाँ से न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं और उनके कनेक्शन के डिस्ट्रप्शन से मोटर फंक्शन पे क्या असर होता है, ये सब देखते हैं। तो मेरा यहाँ का काम उससे रिलेटेड अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं एक्टिविटी को, कैसे चेक कर पाते हैं कि न्यूरॉन की डेथ हो गई है? और अब इस वेरी है। हाँ ये बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? कि आप मतलब यस। न्यूरॉन्स बहुत स्मॉल होते हैं, और न्यूरॉन्स का जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो एक काइंड ऑफ वायर का काम करते हैं। जैसे आपके घर में बल्ब जलाना है, और बल्ब जलाने के लिए एक वायर चाहिए जो कि कनेक्ट करता हो प्लग को बल्ब से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हो। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है न्यूरोबायोलॉजी का, लेकिन मैंने जो पढ़ा हुआ उससे मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कि तो ये वायर्स ये क्या करते हैं कि इसमें एक काइंड ऑफ सिग्नलिंग चलती है। तो वो सप्लाई करती है एक एरिया से दूसरे एरिया तक, राइट? पे सही हूँ कि नहीं? अब आप ये बिल्कुल सही गलत है। हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। बिल्कुल। तो वो सिंपल वे में ये है, एक टाइप का कनेक्शन बनाते हैं ये, और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता, शायद इसीलिए मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी समझने में, बातों को सुनने में या बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। What do you बिल्कुल think? सही बोले धीरेन्द्र, ये ऐसा है कि जैसे हमारा स्किन है, अगर उसमें एक जगह इंजरी हो जाए तो उस जगह पे ही असर हो। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के एक पोर्शन में इंजरी हो गया, चूंकि ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड है हंड्रेड्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, एक वन यूनिट कनेक्टेड है हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स
और हर एक यूनिट्स का एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते रहता है, ट्रांसमिशन होते रहता है। हमारा ब्रेन दिखने में ये है कि बट ये कंट्रोल कर रहा है हार्ट बीट को भी, ये कंट्रोल कर रहा है मूवमेंट को भी, ये कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन को भी, ये कंट्रोल कर रहा है आई एम स्पीक, मतलब हम तुमसे बात कर रहे हैं उसको भी। there are different areas which control different functions. So कोई एक चीज, अगर एक न्यूरॉन का भी डेथ हुआ तो अगर स्किन का एक सेल मर गया, उससे एक सेल का ही लॉस होगा, उससे कनेक्टेड सेल्स का लॉस नहीं होगा। बट वन न्यूरॉन अगर मर गया, चूंकि वो कनेक्टेड है 10, 15, 20, 100 न्यूरॉन और से, हाँ, तो नेटवर्क इफेक्ट, ये इसको बोलते हैं नेटवर्क सर्किटरी इफेक्ट। तो नेटवर्क इफेक्ट यही है, सर्किट में से एक चीज, नेटवर्क का क्या बोलते हैं इसको मतलब ये न्यूरल सर्किटरी बोलते हैं, इसे बोलते हैं, मतलब नॉर्मल नेटवर्क। नेटवर्क मतलब सारे कोई मैश में है, अगर उसका एक यूनिट प्लग आउट कर दें, तो अगर जिसे बोलते हैं ना, हम लोग बचपन में ठीक में पढ़ते हैं ये सर्किट बनाए हुए हैं, या घर में जो पावर फ्यूज लगा सप्लाई हुआ नहीं हो, आएगा वो, हाँ पावर सप्लाई के हाँ, लिए एक एक फ्यूज लगा के निकाल देते हैं, पावर सप्लाई चला गया लाइट उसमें। बंद। हाँ ये है। तो इसलिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूरॉन्स का रीजनरेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो एक बार मर गया तो मर गया, स्किन सेल रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट नहीं होता है। हाँ, वो रीजनरेट नहीं हो पाता, तो बहुत इसको डिफिकल्ट। ये मतलब कैसे हेल्दी रखते हैं न्यूरॉन्स को, फिर क्या क्या है, कैसे हेल्दी रख सकते हैं हम लोग उसको। हाँ, पहले तो हम ये बता दें कि ऐसा हम ये हम लोग जो ये रिसर्च कर रहे हैं उसको देखते, मतलब कैसे रिसर्च करते हैं, तो मतलब उसमें है कि हम लोग मेनली इमेजिंग करते हैं। तो बोले न्यूरॉन्स बहुत छोटे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो उसमें हम लोग जैसे इसको बोलते हैं वायरल मेडिएटेड न्यूरो एनाटॉमिकल हम्म ट्रेसिंग। हम्म। मतलब वायरस को डाल देते हैं जो कि उसमें रिपोर्टर प्रोटीन लगा हुआ है, वो जहां तो जहां वायरस जाएगा को वो हम वहां आप देखने के लिए वायरस को डाल देते हैं। वायरस को डालते हाँ तो हैं, वायरस वो ऐसा होता होगा जो जो इन्फेक्ट फैक्टर करता है। जो घातक नहीं है हाँ, शरीर के लिए, जो घातक नहीं इन्फेक्शन है, है लेकिन बिल्कुल घातक बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। सही बात, बिल्कुल और घातक इसलिए होता है एटेन्यूएटेड। और उसमें आप क्या और करते हैं कि उसमें आप कुछ ऐसी काइंड ऑफ कलर डाल देते हैं यस, जिससे आप वो जहाँ जाएगा उसको आप देख देख लेते हो। बिल्कुल और बिल्कुल आपको बिल्कुल पता सही है बात। कि वायरस, हाँ। अच्छा। तो वही है कि न्यूरॉन्स वो थोड़ा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन्स में हम्म। एक राउंड सेल वाला जो देखते हैं इमेज हाँ। किताब में, वो नहीं है। न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी है, उसका एक्सॉन बहुत दूर तक जाएगा, कहीं कहीं तो बहुत लंबा पैर के नीचे तक जाता है। तो अच्छा। वो बहुत एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है। तो एक्सॉन का लेंथ के आधार पर डिपेंड करेगा कि न्यूरॉन का कितना बड़ा ये है एरिया। तो अगर हम मान लो वायरस, वायरस इसलिए डालते हैं क्योंकि उसका उनका इनबिल्ट नेचर है वो इन्फेक्शन करना। हम्म। इन्फेक्शन करना क्योंकि वो हार्मफुल नहीं है, इन्फेक्शन करेगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ वायरस जिस सेल में जाते हैं उसी के अंदर रह जाते हैं, कुछ वायरस उस सेल से बाहर निकल के नेक्स्ट सेल को भी इन्फेक्ट करते हाँ हाँ। हैं। तो डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव, वो वायरस को डालने से उसमें चूंकि कार्ड भी डालते हैं, मान लो जीएफपी डाल डाल दिए हैं या बहुत सारा ऐसा है, तो उसमें वो जहां जहां जाएगा वो उसका ट्रेसिंग होता जाएगा। तो हम लोग उसको ब्रेन में मतलब होल करके वायरस डाल के उसके बाद उसको सर्जरी सर करके सील कर देते हैं। उसके बाद अगर जिस ये जहां डाले हैं और वहां से किस एरिया में कनेक्टेड है, तो जहां हमारा प्रोपोजिशन है कि वहां कनेक्टेड होगा, वहां एक होल करते हैं और वहां फिर होल करके अगर मतलब ये तो एक दूसरा टेक्निक बता रहे हैं, उसको बोलते हैं फाइबर फोटोमेट्री, लेकिन हम पहले बता रहे हैं इमेजिंग कैसे करते हैं। वहाँ जो पहला बार बोले कि वो होल करके डाल देते हैं और स्प्रेड देखते हैं। उसके बाद ब्रेन को डिसेक्ट करके उसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके उसका इमेज करके देखते हैं। तो एक तरीके का इमेजिंग है। दूसरा हम ये बताया कि दूसरा होल करके उसमें लाइव देखते हैं। उसमें एक लाइव मतलब ऑप्टिक फाइबर डाल देते हैं दूसरे एरिया में। अगर वहां अभी फ्लोरोसेंस होगा, मतलब वो ये यहाँ का न्यूरॉन यहाँ के न्यूरॉन जहाँ पर तक भी दिखेगा कनेक्टेड है। वो, हाँ हाँ, तो सही बोल ये रहे हो आप। वो वो एक कनेक्शन तरीका दिखा है देगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सब एनिमल्स में उनके करते लिए। हैं, माउस में हाँ, या मोटर फंक्शन के लिए बहुत सारा बिहेवियरल टेस्ट करते हैं। हाँ, या रोटा माउस में रोट, करते होंगे या रैट में करते होंगे। हाँ, माइस में करते हैं। यहाँ इस लैब में माइस में करते आप थे, पीएचडी में हम लोग रैट में करते आप ये भी फिर मैं लोगों को जनरल वे में बता दे रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा काम किया हूँ जब मैं ट्रेनिंग किया था, तो उसमें फिर वो करते थे रोटा रॉट टेस्ट करते हैं। हैं। हाँ हाँ, उसमें देखते हैं बिल्कुल। कि तो एक्चुअली में न्यूरोनल डिजीज में होता क्या है कि आपकी ग्रिपिंग कमजोर हो जाती है और आपके न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे तो आप ग्रिप नहीं सही से कर पाओगे, या आप जैसे आप बोल रहे थे आप दौड़ नहीं पाओगे, या फिर आप आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो
तो इसको चेक करने के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं न्यूरोबायोलॉजी में। तो एक एक रॉड घूमता रहता है, उस पे आप एनिमल को बिठा देते हो, उसकी ग्रिपिंग देखते हो, आप ग्रिप कर पा रहा है सही से कि नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद स्विमिंग वाला टेस्ट होता है, जिसमें आप एक स्टेज होता है मॉरिस कि वाटर में, यस। हाँ, फिर वो मेमोरी टेस्ट होता है पीएचडी उसमें में ये बहुत सारा किए हैं। हाँ। पीएचडी में यही सब किए हैं। पीएचडी में मेरा मेमोरी पे काम था। अभी पोस्ट डॉक में मोटर डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं, लेकिन पीएचडी में मेनली मेरा मेमोरी एस्पेक्ट पे था। तो उसमें वहाँ रैट को पानी में कूदा देते थे, एक प्लेटफॉर्म रहता था जिसको वो मॉरिस वाटर मेज बोलते हैं। माइस तो मॉडल। रैट को ट्रेन करते हैं, और उस ट्रेनिंग में अगर स्वस्थ रैट है तो वो तो आराम से प्लेटफॉर्म पे हाँ, चढ़ के बैठ जाएगा। अगर वो उसका लीजन है, ब्रेन लीजन है, या कोई अफेक्टेड हिप्पोकैम्पल डैमेज है या कुछ है जिसमें कि मेमोरी अफेक्टेड है, तो वो उतना, मतलब अगर 5 सेकंड में वो नॉर्मल रेट पहुंच जाता था प्लेटफॉर्म पे, अब ये या तो घूमते रह जाएगा, पहुंचेगा नहीं, या पहुंचेगा अभी तो 60 सेकंड के बाद। हाँ मतलब तो बहुत लंबा टाइम तो लगेगा। बहुत से टेस्ट हैं जो हम लोग करते हैं कि पता लगाने के लिए कि ब्रेन में डैमेज या है कि नहीं है। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम्म। तो ये हो गया। हाँ, फिर आप हाँ कैल्शियम सिग्नलिंग का बात करते हैं आप कि हम लोग के लिए न्यूरॉन्स में क्या होता है कि न्यूरॉन्स में एक जैसे हमारे वायर में क्या होता है, करंट सप्लाई करता है, ऐसे न्यूरॉन्स में क्या होता है, करंट सप्लाई करता है, लेकिन करंट आता कहाँ से? करंट आता है क्योंकि उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं। आयंस मतलब जो जैसे केमिकल हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, सोडियम पोटेशियम है पोटेशियम, मिली, हाँ यहाँ। इनके गेट्स होते हैं। इनको अंदर और बाहर जाने बिल्कुल। के लिए एक वो होता है। तो जब क्योंकि इन पे चार्ज होता है, तो जब चार्ज ऊपर ज़्यादा रहेगा या पॉजिटिव ऊपर रहेगा या निगेटिव ज़्यादा रहेगा, तो उस चार्ज के थ्रू इनमें मूवमेंट होता है और वही हमें हमें सिग्नलिंग हम्म, देता है। तो आपका कुछ काम इससे रिलेटेड है, राइट? बिल्कुल। जैसे हमारा जो पीएचडी वर्क है वो मेनली कैल्शियम सिग्नलिंग पे है। तो न्यूरॉन में कैल्शियम सिग्नलिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सोडियम पोटेशियम, और ये बहुत सारे, जैसे तुम बताए कि बहुत सारा चैनल्स होता है, बहुत सारा मतलब गेटिंग होता है चैनल्स का, और रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कि सेलेक्टिव आयंस का मूवमेंट डाउन द रोड और अपवर्ड ये रेगुलेट होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम मेनली जो होता है, तो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को पोलराइज और डिपोलराइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं कोई स्टिमुलस आता है तो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। हम्म मेनली उसका एक न्यूरॉन्स में एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। हम्म। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब नॉर्मल लेवल पर जो पोटेंशियल पर बना हुआ है वो -60 या 70 वोल्ट मिली वोल्ट ऐसा रहता है। तो उससे अगर चेंज हो गया, उससे अगर उसमें माइनस था, वो अब धीरे धीरे, चूंकि पॉजिटिव आयन भीतर घुस रहा है, तो धीरे धीरे -30 -10, मतलब उसका पॉजिटिविटी नीचे बढ़ रहा है, तो डिपोलराइजेशन बोलते हैं। और इसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के कारण एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। अगर एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है तो इतना डिपोलराइज हो गया कि अब उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स चालू हो जाता है जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और वही एक्शन पोटेंशियल मतलब ट्रांसमिट होते रहता है डाउन द रोड नेक्सॉन टू अदर न्यूरॉन्स आल्सो। तो कैल्शियम चैनल्स का रोल इसलिए है क्योंकि ये सिग्नलिंग इवेंट तो ये तो एक तरफ है ही, लेकिन इन द सेल कैल्शियम is very important for initiating many cellular events. जैसे कि और cellular events which is beneficial for cell survival also. तो अगर कैल्शियम सिग्नलिंग डिसरेगुलेट हो गया, कुछ बहुत सारा है जो कि कैल्शियम सेंसिटिव एंजाइम एक्टिवेट कर देता है, जिससे कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस प्रोटीएज ये सब एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सेल मर जाता है। तो इसलिए कैल्शियम का एक नॉर्मल लेवल में होना बहुत जरूरी है। तो मिलीमोलर से नैनोमोलर रेंज तक कैल्शियम वेरी करता है सेल में। तो उस रेंज मतलब उसमें, और वो ऐसा नहीं है, एक इवन पार्ट एक एक इंडिविजुअल सेल में कुछ कुछ एरिया में तो बोलते हैं सब सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कुछ कुछ जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो अगर हम एक कैल्शियम सेंसर को पोक कर रहे हैं सेल में किसी एक पार्टिकुलर रीजन पे, और उसको चेक करके बोलें कि अच्छा इस कैल्शियम का कंसंट्रेशन। that does not give you the actual picture, because calcium concentration can be compartmentalized, मतलब उस सेल के अंदर ही छोटा छोटा माइक्रो डोमेन्स बन जाता है। यस यस यस। तो मतलब इसलिए जरूरी है कैल्शियम, सेल सर्वाइवल और सेल डेथ दोनों में रिलेवेंट है। तो हम लोग जो काम कर रहे थे अपने पीएचडी में वो कैल्शियम सिग्नलिंग का यूज कर रहे थे। मेनली हम एनएमडीआर चैनल बोलते हैं जो कि एक हाँ कैल्शियम हाँ, चैनल का एनएमडीआर टाइप है। जान रहा हूँ मैं। हाँ, तो
उस चैनल का क्या असर है, जिससे वो चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारा कैल्शियम भीतर घुस जाता है। तो बहुत सारा कैल्शियम घुस जाता है तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस में प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, तो प्रॉब्लम। हम लोग ये लेकिन कोशिश कर रहे थे कि एक एक बात चैनल मैं आपसे पूछूंगा कि एक हुँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस इन बिटवीन, बट द क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज कि हमें कैल्शियम जैसे है, हम लोग जनरल आदमी को बोलते हैं कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या बोलते हैं कि कैल्शियम आप बाहर से भी खा सकते हो, कैल्शियम का टैबलेट आता है, आप खा लीजिए उसको। तो क्या हुँ, वो कैल्शियम वही कैल्शियम है या आपको आपकी बॉडी में एग्ज़ैक्टली वही कैल्शियम है, एग्ज़ैक्टली वही कैल्शियम है, वो बट मुझे नहीं पता था। जो हम लोग मेनली बोलते हैं एक्सटर्नल सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम लेने के लिए, वो मेनली बोन्स के लिए या इसके लिए बोलते हैं। हमारे शरीर में जो कैल्शियम इनबिल्ट है, वो सफिशिएंट है हमारे ब्रेन को फंक्शन के लिए। हम्म हम्म तो हम्म। जो एक्सटर्नल ये बोलते हैं, हमारे जो बहुत सारा बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारे और भी जगह रोल है तो कैल्शियम का, केवल तो हम ब्रेन में ही लोग जो रोल नहीं है। कैल्शियम फिर एक्स्ट्रा लेंगे, जो कैल्शियम एक्स्ट्रा लेते हैं, वो क्या न्यूरॉन्स के लिए फायदेमंद होता है फिर? जैसे हम तो बोले कि बफर रेंज होता है। हम्म अगर फ्रॉम माइक्रोमोलर टिल मिलीमोलर लेवल कैल्शियम का एक रेंज है। उस रेंज तक अगर रहेगा, तब तक तो सही है। हम्म उस रेंज से ज़्यादा हो गया तो शरीर में एक मैकेनिज़्म भी है, उसको बोलते हम्म हैं होम्योस्टेसिस। सेल सेल में कुछ पंप हैं जो कैल्शियम को भीतर लेते हैं, कुछ पंप हैं जो कैल्शियम को भीतर में भी इकट्ठा करके एंडोसोम बना मतलब कुछ लेके हाँ हाँ उसको हाँ, शरीर से बाहर कर देंगे। बाहर कर देते कुछ हैं। पंप उसको निकाल के बाहर फेंकते रहेंगे, कुछ भीतर लेते रहेंगे। तो ये उनका एक बैलेंस बैलेंस बराबर चलते रखते रहता है। हैं अगर वो। बैलेंस बिगड़ गया, हाँ, बैलेंस रहना चाहिए ज़रूरी। अगर बैलेंस बिगड़ गया मतलब कैल्शियम होम्योस्टेसिस में प्रॉब्लम आ गया मतलब सेल को अब सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगा। तो हम्म। इसलिए ज़रूरी है रेगुलेटेड कैल्शियम कैल्शियम रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं उसने कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने बताया हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने दोनों पे बात किया, एक कैरियर पे और उसके बाद रिसर्च पे। और हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग बहुत डीप में ना जाएं साइंस के, और आप हुँ, सबको हुँ। समझ में आए। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी वेज। आपको जो भी है वो हमें बताते रहिए, और हम लोग टच में रहेंगे। और मैं कुछ लिंक्स हैं जो कैरियर के लिए, जो सीवी बनाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, कुछ आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप लोग उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो हेल्पफुल होगा। और बिल्कुल। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर मंतोष का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, तुम्हारा ये इनिशिएटिव आई एम श्योर हमारे बहुत सारे भारत में जो रह रहे बच्चे हैं और जो हमारे जूनियर्स हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगा। और इस इनिशिएटिव को चालू करने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस टू थैंक यू एवरीवन। सो मच।